जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो वी स्टार्ट क्लास फॉर्मली नाउ। तो अभी हम आज जो है इंग्लिश एसे के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बेसिक्स वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो बंदे को एक्टिव बनाती है, ठीक है। तो इससे पहले हमने उस दिन दो थीम्स भी डिस्कस किए थे उन लोगों के लिए जो अपीयर होना चाहते हैं CSS 2024 में। तो आज हमने जो वर्कशॉप रखा है उसमें कुछ जनरल बातें रखी हुई हैं, ओवरऑल जो CSS के बारे में होता है। तो ये जो वर्कशॉप है, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो किसी और को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज नहीं तो कल सुबह तक ये यूट्यूब पे आ जाएगी और आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से और अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये अक्सर मैं आप लोगों को ये जगह दिखाता रहता हूँ। इस जगह दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेशन हो, ठीक है। इस वजह से क्योंकि ये सिविल सर्विस एकेडमी है, हम सब जो भी ड्रीम करते हैं CSS करने का, तो इसी बिल्डिंग में आके हम ट्रेनिंग करते हैं। तो ये हमारी जो है बेहतरीन जगह है जहाँ पे हमारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। यहाँ पे तकरीबन हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जो 12 ग्रुप्स हैं, सब ट्रेनिंग यहाँ पे जाके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ की मेमोरीज बहुत ही खूबसूरत होती हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की, और जितनी आपको जो है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं मिलती। तो कुछ एस्पायरेंट्स यहाँ पे गेस्ट बन के आते हैं, अपने दोस्तों को मिलने आते हैं। सबसे ज्यादा बात ये बताऊं कि खूबसूरत लम्हा तब होता है जब आप खुद यहाँ पे ट्रेनिंग करने आते हैं। तो वहाँ पे जाके विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं, ना एस्पायर करने की ज़रूरत है। बेहतर ये है कि जो है आप खुद इतना अचीव कर लें कि आप वहाँ पे जो है वहाँ से खुद आपको लेटर आए कि भाई आपकी ट्रेनिंग है, आप आ जाए, ठीक है। तो आपने फेल्यूर को किस तरीके से अवॉइड करना है? फेल्यूर को अवॉइड करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी बनाएं और टाइम भी बनाएं, ठीक है। ये ना करें कि आप कल पे छोड़ दें या जो है बाद में करेंगे। इट्स बेटर कि आप क्या करें, आज से करें और अभी से करें। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं आपने उनको पहले जो है करना है। मुश्किल सब्जेक्ट्स में कौन से आ जाते हैं? वो इंग्लिश ऐसे आ जाता है आपका, ठीक है, और प्रेजेंट कंपोजिशन आ जाते हैं। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको, ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल हैं। उसके बाद आपको इस्लामियात जो है मुश्किल लगता है, ठीक है। आपको लगे या ना लगे, एग्जामिनर उसमें सबसे ज्यादा फेल करता है आफ्टर इंग्लिश से प्रेजेंट कंपोजिशन। उसके बाद बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो जीके के हैं, जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, और आपको जो है और कौन सा ये जो है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। इंशाल्लाह एक दो दिनों में, एक दो दिन की बात है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे हम वर्कशॉप भी रखेंगे। वर्कशॉप नहीं भी रखा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे आपके साथ जो है ग्रुप में, जो है यूट्यूब पे शेयर कर लूंगा ताकि आप देख सकें। मेरी कोशिश यही होगी कि 2 दिन के अंदर वर्कशॉप रखें, ये संडे का इतना इंतजार ना करें। अगर वर्कशॉप नहीं भी रखा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब इंग्लिश ऐसे हो या इंग्लिश प्रेस, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको तकलीफ देती हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सिर्फ पास नहीं करने होते। इंग्लिश ऐसे चलो ठीक है, मुश्किल है, पास हो जाए बड़ी बात है। प्रेजेंट कंपोजिशन ठीक है, पास हो जाए। बाकी सब्जेक्ट सिर्फ पास नहीं करने होते भाईजान, आपको मार्क्स भी लेनी होती हैं। अगर सिर्फ आपने जस्ट पास करने हैं और 600 का एग्रीगेट बनाने के पीछे लगे हुए होना है, तो फिर आप बेहतर है कि CSS ना करें। CSS नौकरी लेने के लिए नहीं है। नौकरी तो आपको कहीं और भी मिल जाएगी, वन पेपर भी दे देंगे, ठीक है, और बहुत सारी जो हैं जॉब्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आप ड्रीम देखते हैं तो ये आपका ड्रीम जरूर है, आपके घर वालों का भी ड्रीम होता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप तैयारी इस तरीके से करें कि आप अपने डिजायर्ड ग्रुप में चले जाएं। आपके लिए जो अपना CSS है, वो हो सकता है आपका पसंदीदा ग्रुप फॉरेन सर्विस हो, तो आपके लिए सिर्फ
फॉरेन सर्विस ही जो है CSS है, ठीक है। अगर आपको पसंद जो है पैस है तो आपके लिए CSS ही पैस है। आपको PSP है, पोस्टल है, जो भी आपको पसंदीदा ग्रुप है वही आपकी CSS है, बाकी 11 ग्रुप CSS नहीं है। तो आपको अपने पसंद का ग्रुप तभी मिल सकता है जब आप जो हैं उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से फिर क्या करें, तैयारी करें, ठीक। अब उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप पास पेपर्स से आप क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। पास पेपर्स में हेल्प, कितने साल के पास पेपर्स से आप हेल्प लेते हैं, तो मैं आपको बात बताऊं कि आपने कम से कम 5 साल के जो है पास पेपर से हेल्प लेने। दूसरा ये कि जो पिछले पास पेपर्स हैं उनसे भी आपने हेल्प लेनी है, बट तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि जो 5 साल में टॉपिक्स आए हैं वही टॉपिक्स आपने पिछले साल में ढूंढने हैं, नए टॉपिक्स नहीं ढूंढने। उससे फायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं, जो अननेसेसरी हैं, जो वक्त के साथ साथ निकल गए हैं, उनको आपने प्रिपेयर करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स बेटर कि आप फिर क्या करें, जो वक्त के हिसाब से स्ट्रेटेजी है तो उसको ही फॉलो करें। अक्सर एस्पायरेंट्स ये बात वो पूछते हैं, सर आजकल CSS जो है डिफरेंट हो गई है, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि 2019 ऑनवर्ड्स मुख्तलिफ जो है हमारे जो हैं वो आ रहे हैं टॉपिक्स वगैरह, तो फिर किस तरीके से करें। तो अब ये है कि आपने फिर ये करना होता है कि नए टॉपिक्स तो आपने बनाए बनाए, बट उनको पीछे आपने पास पेपर्स में क्या करना होता है, ढूंढना होता है। अगर आपने पास पेपर्स में उनको सही तरीके से ढूंढा, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर आप उसको जरूर प्रिपेयर करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1957 या गालिबन उसके आसपास ही कोई एक आधा साल रहा है, तो उसमें ये होता रहा है कि मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन आया, तो आज तक वो टॉपिक क्या है, रिपीट हो रहा है। अभी 2021 में मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन हुआ, या 2020 में आ गया क्लासरूम डिसाइड्स द फेट ऑफ नेशन। तो इसी तरीके से ये टॉपिक क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पास पेपर से हेल्प लें, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने थीम्स बनाए। थीम्स को हम एरिया भी कहते हैं। अक्सर एस्पायरेंट्स थीम्स और एरियाज नहीं बनाते, उसको उनको ये फील होता है कि ये जो है ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो उसको जो है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको मैं बात बताऊं, CSS का एग्जाम कभी भी क्रिएटिव एग्जाम नहीं है। वहां पे जाके आपको अगर लगता है कि आप ब्रेन स्ट्रॉम करोगे, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ये पुराना सा एग्जाम है, 150 साल। तो वही हमारी जो मुल्क की हालात है उसके मुताबिक ही है, ये रोट लर्निंग है, वही घसी पिटी पुरानी चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए। जिस नहज पे हमने मुल्क को पहुंचाया है तो आपको इतना ही बस दिमाग चाहिए, ठीक है। ज्यादा आप लोगों को दिमाग भी नहीं चाहिए। जिनको अच्छा दिमाग है तो वो खुद ब खुद बाहर अच्छी जॉब में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे साथ एवरेज माइंड लोग हैं, जिस तरीके से हमने मुल्क का हाल करना है, तो आपने समझ लेना है कि इसी तरीके का हमें दिमाग चाहिए। इतना बड़ा दिमाग नहीं चाहिए कि मुल्क तरक्की भी करे, ठीक है, नॉर्मल दिमाग होना चाहिए बस। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, थीम्स और एरियाज को प्रिपेयर करनी है, ठीक। वो थीम्स वही रिपीट होते हैं, जैसे हमारी बाकी चीजें, मुल्क की हालात रिपीट हो रही हैं 1947 से, तो बाकी हमने थीम्स भी उसी तरीके से बनाने हैं और वो रिपीटेड है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, ठीक है। अगर क्रिएटिविटी होती तो माशाल्लाह हमारा मुल्क कहीं अच्छी जगह पे पहुंच चुका होता। आई होप कि मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। अगर मसला है तो काइंडली बताएं, हो सकता है मैं भी हैना के साथ मसला आ रहा हो। तो अभी ये है कि थीम्स कौन से हैं, आपने एजुकेशन का थीम सबसे पुराना थीम और बेहतरीन थीम है। और एजुकेशन का जब आप थीम बना रहे हैं तो फिर आप ये हर चीज से बनाएं। थीम या एरिया बनाने का मकसद है कि हर एंगल से बनाएं। मिसाल के तौर पे मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, सिंगापुरियन मॉडल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम क्या है, और साउथ कोरियन एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में, साइंस एजुकेशन सिस्टम जो है, और इसके अलावा ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। जब उसको प्रिपेयर करें तो आपने बर्ट्रैंड रसेल को ऑन एजुकेशन भी पढ़ी, तो उससे क्या होगा, फंक्शंस ऑफ टीचर और ट्रू एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम मिल जाएंगे। डॉक्टर विल डूरान को भी पढ़ें, फॉलन लीव्स में ऑन एजुकेशन लिखा है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी में ऐसे लिखा है ऑन एजुकेशन में। शायद सिद्दीकी को पढ़ें, एजुकेशन इनइक्वालिटीज एंड फ्रीडम। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पढ़ें, पाउलो फ्रेयर को।
रिसर्च रिपोर्ट्स बने, 4-5 दिन अच्छे तरीके से इसको लगाएं। फिर आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, दो आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको इस वक्त कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखें, आई विल एड्रेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर आखिर में आपको माइक ओपन करने का भी चांस मिलेगा। इसी तरीके से जब आप डेमोक्रेसी भी बनाए, मज़ारुल हक को भी पढ़ें, ठीक है। और उसके अलावा हसन अस्करी को भी पढ़ें, जेन्युइन डेमोक्रेसी क्या है। अगर हमारे पास डेमोक्रेसी है, इस अगर पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यार फिर तो सिंगापुर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर तो नाइजीरिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। भाई असल में डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, डेमोक्रेसी है कहाँ पे? पाकिस्तान असल में डेमोक्रेटिक है, जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, या नाइजीरिया है, या बांग्लादेश है, जहाँ पे 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर वही सिलेक्ट होती आ रही है। ऐसा क्या उसके पास जादू की छड़ी है? या अमेरिका है, जहाँ पे रिचर्ड निक्सन जैसे लोगों को भी प्रेसिडेंसी के जो है मतलब ओहदे से इस्तीफा देना पड़ रही है, ठीक है। या इस्टोनिया है, जहाँ पे इतनी डिजिटाइजेशन है। असल में डेमोक्रेसी है कहाँ? तो आपने ट्रू एस्पेक्ट्स, ठीक है, आप जेन्युइन डेमोक्रेसी पढ़ें, उसके मुताबिक फिर आपको पता लग जाएगा जे डेमोक्रेसी में क्या होता है। सिर्फ पार्टिसिपेटरी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ वोट्स नहीं होते, सिर्फ इलेक्शंस नहीं होती, तो बाकी तमाम चीजें भी होती हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन किस लेवल पे होती है, तो ये तमाम चीजें हमने देखनी होती हैं। उसके अलावा इसके अलावा हो सकता है मैम आपके साथ इस वजह से इशू, आप फिर क्या करें, इसको लीव करके फिर ज्वाइन करें, फिर होपफुली सही हो जाएगा। और डेमोक्रेसी, उसके अलावा आपने और भी थीम्स हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, ठीक है। ये जो भी ब्लू स्क्रीन पेन वगैरह चला रहा है, काइंडली अवॉइड करें। तो उसके बाद आप क्या करें, सोशल मीडिया, यार आजकल देखें सोशल मीडिया किस तरीके से चल रहा है, हद कर दी है, ठीक है। सोशल मीडिया और डेमोक्रेसी का आपस में एक लिंक बनते जा रहा है, ठीक है, उसको देखें। सोशल मीडिया जब प्रिपेयर करें तो उसमें आपने रिपोर्ट वगैरह तमाम चीजें जरूर देखनी होती हैं, ठीक है। और उसमें किस तरीके से कितने लोग जो हैं सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या है डेमोक्रेसी पे और हमारे रिलेशंस पे, सोशल मीडिया एंड चेंजिंग रिलेशंस, ठीक है, चेंजिंग डायनामिक्स, चेंजिंग रिलेशंस, ठीक है, चेंजिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशल मीडिया एंड डिजिटल डेमोक्रेसी, ये टॉपिक्स आपस में मिलते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने ग्लोबलाइजेशन को प्रिपेयर करना है। ग्लोबलाइजेशन हमेशा से याद रखें कि ये टॉपिक भी, ठीक है, स्टार टॉपिक है, पसंदीदा टॉपिक है, तो ये भी आता रहता है। इससे रिलेटेड कभी यूएन पे भी एक बार आ तो चुका है, उसके प्रोस एंड कॉन्स, फेल्यूर एंड सक्सेसेस पे, ठीक है। ओहो, इंटरेस्टिंग टॉपिक दो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद इस्लामोफोबिया, ठीक है। और इस्लामोफोबिया के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एंड वुमेन पे। अब पहले आते हैं क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग। अब क्लाइमेट चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग में चेक करें, ठीक है। और ये टॉपिक आपको क्या लगता है, इस वक्त ये टॉपिक से कभी हमारी जान छूट सकती है? बिल्कुल भी नहीं छूट सकती यार। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त देखिए हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये जो हमारे मालदीव है, तो ये कह रहे हैं कि 2100 सदी, 2100 जब हम पहुंचेंगे तो 21st सेंचुरी पूरी होगी, तो उस वक्त ये हो सकता है अगर इस तरीके से कंडीशंस हों तो ये डूब भी चुका होगा। तो अब ये हालात हैं ग्लोबल वार। आप देखें अभी हमारी मौसमियात में इतनी तब्दीली आ गई है। यहाँ पे जो हैदराबाद में ठंड होती थी नवंबर में, वो दिसंबर में चली गई। जो खैरपुर में दिसंबर में होती थी वो जनवरी में चली गई। जहाँ पे जनवरी में होती थी ठंड, वो फरवरी में चली गई। पूरा क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है। जो लाहौर में जिस तरीके से ठंड अब स्मोक का देखें, इसी तरीके से तमाम दूसरी जगहों पे भी देखें, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और बाकी ये जो एक्वेटिक लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, वो अलग डिस्टर्ब हो रही है। इसमें जो है अपने एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन रीजन्ड जो हमारे वो हैं एलिमेंट्स हैं उनको देखने, आपने जो नेचुरल को देखने, वो तमाम कम मिलेंगे आपको। और इसमें यह भी फोकस करना है कि टू जार्गन्स स्पेसिफिक आपने नहीं यूज करना, ठीक है। और उसके अलावा आपने इस्लामोफोबिया, अभी ये जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त इस्लामोफोबिया पे और टूरिज्म पोटेंशियल पे, क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारे काम करते थे। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान रिलेटेड आप एग्जांपल पे दे सकते हैं कि उसमें कितनी हमने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, जिसमें बिलियन ट्री, सोनामी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आ जाती हैं।
तो उसके अलावा आप जो हैं इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया रिसेंटली भी आप देखें कि इस्लामोफोबिया कितना बढ़ रही है, ठीक है। वो उसमें हमारे भी फैक्टर्स हैं, मुस्लिम्स के भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी गियर विल्डर जो है इलेक्शन आई थिंक जीत के आया है, ये पॉपुलस लीडर है, ठीक है। तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में आप देखें तो किस तरीके से होता है कि वो राइट विंग पॉलिटिक्स आगे आती है, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, ये तमाम चीजें आगे आती हैं। अभी ब्रेक्सिट हुई जैसे बर्तानिया में, ये क्या है, पॉपुलिस्ट है। अभी बीजेपी है, ठीक है, कॉम्परस पार्टी है। तो तमाम आप देखें, हाउ इसके लिए आप अगर बुक को भी देखें, हाउ डेमोक्रेसी स्टार, बेहतरीन बुक है यार। आजकल तो इसकी वो बहुत चल रही होती है एड, पहले काफी मैंने वक्त पहले पढ़ा था, बट ये बेहतरीन बेहतरीन बुक है। तो अब इस्लामोफोबिया में भी आपने अच्छा कंटेंट, आपको रिसर्च पेपर्स वगैरह मिलेंगे। इतना है कि लिंडसे लोहान अमेरिकन टीवी एक्ट्रेस है, जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे गई तो उसने निकाब इस तरीके से, वो उसने क्या निकाब किया होगा, वो तो निकाब नहीं होगा उस लेवल की, बट इस लेवल पे भी उसको कहा गया कि आप निकाब होता नहीं, हद होगी। तो मतलब वहां पे उसकी फ्रीडम को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई इसका राइट है। तो ये तमाम बुक्स इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी, किंजल, डोंट वरी। उसके बाद आते हैं वुमेन पे, ठीक है। तो उनके राइट्स के बारे में आप देखें, हम हमेशा उनके राइट्स के बारे में होती है जिनकी सब्जुगेशन होती है, तो हमेशा वुमेन का इस्तेसाल किया गया है। आप अगर वुमेन का रिजर्व कोटा करते हैं तो इट मीन्स कि वो सबऑर्डिनेट एंटिटी है, पीछे है, ठीक है, उसको आगे लेके आना है। आपने अभी रिसेंटली रिजर्व कोटा इन पॉलिटिक्स भी देखी कि मुख्तलिफ जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो है वुमेन सीट्स पे, रिजर्व सीट्स पे नाम दे रहे थे। और उन बाकी कामों में भी अगर देखें तो जेनिफर लॉरेंस आस्कर विनिंग एक्ट्रेस है, आस्कर विनिंग एक्ट्रेस है। तो उसने कहा कि जो मेल काउंटर पार्ट होता है हमारा फिल्म में, उससे मुझे 23% कम मिलती है। तो अगर 100 रुपए उसको मिल रहे हैं तो मुझे कितने मिलेंगे, 77 रुपए मिलेंगे। तो ये हम देखें वहां पे भी। या वुमेन आप देखें तो कमर्शियल, पेनाडोल का यार सर का दर्द होता है, बंदे को सर में दर्द है तो उसकी बीवी उसको आके मतलब औरत का हमने जो है कमर्शलाइजेशन बहुत की हुई है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स में। एयर होस्टेस, यहाँ जहाँ पे भी हमने वो ऑब्जेक्टिफिकेशन करनी होती है वहां पे औरत को लेके आते हैं, तो हमने उनका भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स और इसके अलावा भी कुछ थीम्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो इनसे इधर उधर नहीं जाती। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, मैं आपको एक और बात भी बताऊं। हमारे पास जो एसेस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो 3 किस्म के होते हैं। एक तो आपने थीम्स प्रिपेयर करनी, दूसरा ऐसे कि हमारे पास 3 जो हैं टाइप के एसेस आते हैं। एक आते हैं इशू बेस्ड, जिनको हम प्रॉब्लमेटिक एसेस भी कहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव में 2 कैटेगरीज हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव में नंबर 1 कैटेगरी आती है सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टॉपिक्स। दूसरे आते हैं लिटरेरी टॉपिक्स। अभी इशू बेस्ड कौन से होते हैं, जिस तरीके से मिसाल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, तो ये इशू बेस्ड। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, ये आर्गुमेंटेटिव है। जिसमें इश्यूज पे आए बात, तो वहां पे हम, ठीक है, जिस तरीके से आप जेंडर इक्वलिटी, अ मिथ एंड रियलिटी, ये हमारा आर्गुमेंटेटिव बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, अ मिथ एंड रियलिटी, ठीक, वो आर्गुमेंटेटिव बन जाता है। जहां पे आपने इश्यूज की बात करनी है जिसमें चैलेंजेस आए, तो ये हमारे इशू बेस्ड टॉपिक बन जाते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव में 2 कैटेगरीज है। एक आर्गुमेंटेटिव होते हैं बिल्कुल लिटररी टॉपिक्स, जैसे व्हेन लाइफ थ्रोस यू मेक देम लेमनेड, ठीक है, आई कैन डिसएग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से टू टिल डेथ वगैरह, ये तमाम चीजें।
तो बट इन के अलावा एक तीसरी कैटेगरी है सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जिस तरीके से इशू बेस्ड में था एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, रेमेडीज, क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन, वो एजुकेशन पे, बट वो हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंटेटिव हुआ। तो अब ये है कि आपने सबसे पहले फोकस इन पे करें, दूसरा फोकस आपने इन पे करना है। ये टॉपिक्स पे आप अवॉइड करें अगर आप लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं है। हाँ, when life throws you lemons make them lemonade, स्ट्रगल पे, बट कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ही लिटररी मिलेंगे तो आपके रेंज से बाहर है। बेहतर ये है कि आप इशू बेस्ड, जिनको हम प्रॉब्लमेटिक केसेस पे कहते हैं, और दूसरे आर्गुमेंटेटिव में जो स्पेसिफिक कैटेगरी है सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जब उसको पेपर आसान देना होता है तो तीनों कैटेगरीज के टॉपिक दे देता है। जब मुश्किल करना होता है तो फिर ये क्या करता है कि ये दो कैटेगरीज के टॉपिक दे देता है, ये दो कैटेगरीज, या ये दो कैटेगरीज के, बट ज्यादातर नीचे वाली दो कैटेगरीज को देते हैं। सिर्फ आर्गुमेंटेटिव दे देता है, उसमें सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पे एक आधा टॉपिक और बाकी टॉपिक लिटरेरी पे दे देता है। बट ये कभी नहीं हुआ कि ये हमेशा से ही जो है लिटरेरी टॉपिक्स ले आए, सिर्फ ये नहीं होता, ठीक है। तो आपने ना ही सिर्फ प्रॉब्लमेटिक केसेस बनाने हैं, ना ही जो है सिर्फ लिटरेरी बनाने हैं, तो दोनों मिला के बनाने हैं। प्रॉब्लमेटिक भी हो, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक भी आपने मिक्स करके बनाने होते हैं। तो ये चीज आपने थोड़ा गौर करें। तो आपने नंबर वन थीम्स प्रिपेयर करें, और दूसरी जो मैंने आपको सजेशन दी कौन सी दी, आपने क्या करना है, इश्यू बेस्ड और सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। ये मेन आपने करना है। जो हम अपने मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, ये वो सारी आउटलाइन करवाता हूँ जिसमें हम इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे काम करते हैं, ठीक है, और टॉपिक सेंटेंस पे, और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स पे, थीसिस स्टेटमेंट, इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इंट्रोडक्शन राइटिंग के जो, मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को, और जो है जो उसके 6 पॉइंट मेथड है, और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बेहतरीन बुक से, और आउटलाइन राइटिंग, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह, और बाकी आगे जो हिस्सा होता है कि हम सारे थीम्स वगैरह करते हैं, और पैसे में ये तमाम चीजें, तो इस पे बेहतर है कि हम आगे चलें। जो लोग घर पे बैठना चाहते हैं या हमारे साथ भी चलेंगे, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है, वो भी हमारे उतने ही हमारे दिल के करीब हैं, जो मेहनती है वो वैसे भी दिल के करीब है, ठीक है। आप हमारे साथ हों या ना हो रजिस्टर्ड में, फिर भी आई एम हेयर टू गाइड यू, ठीक है। बट ये है कि कभी कभी बिजी हो जाते हैं, तो कभी कभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो कभी कभी नॉन रजिस्टर्ड को भी नहीं मिलता। तो ऐसी कोई बात नहीं, बट आप जो है हमारे फिर भी उतना ही करीब है, अगर कोई पढ़ना चाह रहा हो तो कोई मसला नहीं है। अब इस बुक को, ये इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी सुरैया शफी मीर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं, ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब में भी मिलेंगे। बट अगर आप वो लेक्चर्स बिल्कुल स्लो हैं, 1.5 टाइम्स बढ़ा के आप सुने, अगर वो आप नहीं सुनना चाहते, तो ये बुक आपको पीडीएफ में मेरे पास भी है। आप अगर गूगल में ये भी लिखेंगे, आगे पीडीएफ लिखेंगे, तो आपको मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो फिर भी कोई इशू नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। जी, आवाज आ रही है बाकी लोगों के पास? कुछ लोग कह रहे हैं। जी बताएं, आ रही है बाकी लोगों को तो? तो अभी ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ से लेक्चर नंबर 22 से लेके 35 तक, ठीक है, ये खुद रीड करें आप। इतना आसान बुक है, विद एक्सरसाइजेस आपको समझ आ जाएगी। 22 से लेके 35 वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपने ये बुक को रीड करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बुक्स आगे आएंगे उसी तरीके से आपने लेके चलना है, ठीक है। पहले वो बुक, उसके बाद जो आएगा फिर वो बुक, ठीक है, मैंने उसी तरतीब में रखी हुई है। उसके बाद बुक आ जाता है द एलिमेंट ऑफ स्टाइल, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ स्टाइल। तो इस बुक, ये आप देखें, ये मिलियंस कॉपी सेल हुई है, इस बुक की वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ये कोई जनरल बुक नहीं है, ठीक है, अल्केमिस्ट टाइप बुक नहीं है, ये तो एकेडमिक बुक है। अगर इसकी भी इतनी कॉपी सेल हुई है तो इट मीन्स कि ये बुक जो है बड़ा ही लायक है। तो ये मैं आपको कहूंगा डाइजेस्ट करें,
थोड़ा मुश्किल आपको, मुझे पता नहीं क्यों एस्पायरेंट्स कहते हैं सर ये मुश्किल लगता है, वैसे है नहीं। बट अगर आप ये बुक नहीं पढ़ते तो ये याद रखें कि आपकी राइटिंग मेच्योर होने में बहुत ही आपको दिक्कत आए। तो ये बुक बेहतरीन बुक है। आप इस बुक को 2-3 सिटिंग में बैठ के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा बुक है। ग्रुप में कोई जिम्मेदारी उठाए वो काइंडली शेयर कर दे, अगर नहीं तो मैं खुद भी कल तक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। मेरे शगुफ्ता इज हियर, तो शी विल आल्सो गाइड यू, ठीक है। तो वो शेयर कर देगी, मैं कर दूंगा, ठीक है। वरना अगर कोई जिम्मेदारी उठाना चाहे तो ये बुक आपको बताना है कि आपने किस तरीके से इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग करनी है। एक्टिव वॉइस कहाँ पे यूज करना है, पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहाँ पे यूज करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट को कितना स्ट्रांग बना के कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये आपको क्या करता है, बेनिफिट, वो बेनिफिट देता है कि आप अपनी राइटिंग को किस तरीके से मैच्योर करें। पंक्चुएशन कैसे यूज करनी है, कहाँ कहाँ यूज करनी है, ठीक है। राइटिंग के तमाम गुर आपको बता दें। उसके बाद ये तीसरा बुक है ऑन राइटिंग विल। इसकी भी मोर देन 1 मिलियन कॉपी सेल हुई हैं। ये आपको फ्री में बुक्स जेर लाइब्रेरी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसकी भी मिलियंस कॉपीज में ये बेहतरीन बुक है। इस बुक की भी आउटलाइन में देखें, कहीं पे आपको बताएगा कि ये राइटिंग डिजीज क्लटर है, उसको कैसे अवॉइड करें, रिडंडेंसी को कैसे अवॉइड करें, यूनिटी को कैसे मेंटेन करें, बाकी चीज़ों को जो एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग है तो उनको कैसे मेंटेन करें। तो पूरा बुक ये भले ना पढ़ें, पहले वाला तो पूरा का पूरा बुक पढ़ें, बट इसमें जो आपकी चीज़ काम की है वो नॉन फिक्शन राइटिंग वाला एलिमेंट पढ़ें, फिक्शन राइटिंग वाले पे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, ये बुक वो है जो मैं आप खुद पढ़े थे, आपको इसी वजह से रिकमेंड, मैंने इससे ज्यादा बुक बुक पढ़े थे ताकि फिर जाके 4 से 5 अच्छे बुक जो मुझे सबसे आला लगे वो आपके साथ शेयर करें, बनी बनाई ये चीजें। हाउ टू राइट एसेज, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स। तो ये डोंट शार्च का बुक है, बेहतरीन बुक है। इसमें भी आपने आउटलाइन में जो आपको एलिमेंट लगे कि ये मेरा वीक है, वहां से वो प्रिपेयर करें। पूरे का पूरे बुक पे बिल्कुल भी ना जाए। One of the comprehensive books ever I have read, ऐसे राइटिंग स्किल्स विद रीडिंग्स। इसमें आपको तमाम जो पैराग्राफ राइटिंग की टेक्निक्स हैं, अक्सर लोग पूछते हैं सर हम कहाँ से प्रिपेयर करें पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। और जिसमें नरेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट में 1 and 1, ठीक है, 1 to 1, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड, ये तमाम चीजें इसमें दी हुई हैं। और पंक्चुएशन तक भी दी हुई है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये अगर कोई ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई इंतहाई शौकीन है कि वो चाहता है कि और आगे बढ़े, तो ये बुक बेहतरीन बुक है। एक एक कंपोनेंट का जिक्र करता है आग, उसके बाद फिर बेस्ट जो अमेरिकन राइटर्स हैं उनके एसेस, शॉर्ट एसेस देता है और वहां से आपको समझाता है। तो ये थोड़ा एडवांस बुक है। अगर पहले आपने बाकी बुक्स कर लिए तो फिर इस पे है, अदरवाइज इस बुक को टच ना करें, ये आपका सर दिमाग घुमा देगा। अनअवॉइडेबल, ठीक है, और इनएविटेबल। फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, ये बुक किसने लिखा है, ये अनुदीप दुरेशेटी। ये आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पैस ऑफिसर्स होते हैं, वहां पे 5 अटेम्प्ट होते हैं। तो इसने पहले आईआरएस में था, फिर 5वें अटेम्प्ट में ये ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 ली, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फर्स्ट पोजीशन ली, और ये आईएएस में है। तो इसने एक छोटा सा बुक लिखा है, अपनी कहानी लिखी है कि किस तरीके से इसने आगे जर्नी लिखी है। तो पहले हिस्से में इसने इंग्लिश हिस्से पे बात की है, दूसरे हिस्से में इसने 5-6 आई थिंक 5 होते हैं, फिर भी देख लें। तो अभी दूसरे में आंसर राइटिंग पे बात की है, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे में फिर ये होता है कि इनका ऐसे डिफरेंट होता है, इसमें फेल नहीं होते, कम मार्क्स आती हैं इनकी। बट इस पोर्शन में इसने कंक्लूजन पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि कंक्लूजन किस तरीके से बनाएंगे। 2 हिस्से उसने डिस्कस किए कि एक में समराइज करेंगे, दूसरे में पॉजिटिव नोट की बात करेंगे, वगैरह वगैरह। तो सिर्फ उसमें कंक्लूजन को आप रीड करें। दूसरा बुक में आपको ये बताता है कि 6 से आपने 16 मार्क्स कैसे लेके चलनी है, जो आपने पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में या कंपलसरी सब्जेक्ट्स।
आपको डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, बार चार्ट्स किस तरीके से, मैप्स किस तरीके से बनाना है, ये तमाम तरीके ये आपको बताता है। ठीक है, तो इस बुक को अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। और उसके अलावा आपने ये चीज करनी है कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमने वोकेबलरी किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो वोकेबलरी के लिए फिर मैं आपको बता दूं कि जीआरई की वोकेबलरी बेहतरीन वोकेबलरी है, उसमें 3500 की बैंक के तमाम वर्ड्स तकरीबन यहाँ से आ जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं सर कभी कभी नहीं आते, जैसे एक बार मुश्किल आए थे, तो भाई कभी कभी नहीं आते ना, ज्यादातर तो यहाँ से ही आते हैं। तो अब यह है कि जीआरई की जो वोकेबलरी है उसमें एक वर्ड की मीनिंग दी हुई है, ठीक है, उसके बाद दो, एक दो मीनिंग दी हुई है, दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो वो थोड़ी ड्राई वोकेबलरी है। इट्स बेटर कि आप क्या करें कि इस बुक से करें। और इस बुक के जो प्रीफेस है उसमें राइटर खुद कहता है कि 3500 जो जीआरई की वोकेबलरी है उसको खुद कवर करता है। तो जब वहां से कवर हो जाती है, और मैंने दोनों बुक्स पढ़े हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब इसने क्या किया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 वर्ड्स निकाले हैं और उनको 10 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मतलब हर लिस्ट में क्या है, 50 वर्ड्स हैं। तो हर लेवल में जो 50 वर्ड्स हैं उसको 5 हिस्सों में इसने क्या किया, तोड़ा है, 10-10 वर्ड्स। और हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी टेस्ट रखी है। तो डेली अगर आप 10 वर्ड्स करते हैं तो 5 दिनों में लेवल 1 हो जाती है। और छठे दिन एक मेगा टेस्ट रखिए, तो आपका वीक 1 लेवल 1 में पूरा हो गया। यहाँ पे वीक 2, यहाँ पे वीक 3, वीक 4, इसी तरीके से वीक 10। तो 10 वीक्स मतलब 2.5 मंथ्स में, 2.5 मंथ में आपकी वोकेबलरी हो जाती है। तो मतलब 75 डेज में आपकी वोकेबलरी हो जाएगी। आपके 20 मार्क्स वोकेबलरी के हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेस वोकेबलरी की वजह से समझ जो नहीं आएगी वो पास हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन जो समझ में नहीं आएगी वो हो जाएगी। प्यारा वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स के निकले हुए वो हो जाएंगे। इडियम्स के कॉन्सेप्ट समझ में हो जाएंगे। इससे राइटिंग में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, ये तमाम चीजें यूज करेंगे। ऑल टुगेदर आपकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत और सॉलिड हो जाएगी। आपको कोई हिला नहीं सकेगा, ठीक है। आपको अगर वर्ड्स भूल जाते हैं, फिर पढ़ते रहें, फिर पढ़ते रहें। 3500 वर्ड्स में से अगर 3400, 3499 वर्ड्स पे आप भूल जाएं, एक भी याद हो जाए, फिर भी ये सक्सेस है। फिर रीड करें दो। तो मतलब ये है कि आप आगे तो बढ़े। तो आपने वोकेबलरी इस तरीके से, कुछ लोग कहते हैं सर हम रीडिंग्स कहाँ से करें, जनरल बुक रीड करें। तो मैं अक्सर दो बुक्स रीड करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ। एक ट्रैक टू पाकिस्तान, नए लोगों को, कि जस्ट रीड करें। आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, पाकिस्तान अफेयर्स की कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। आपका एक जो है मतलब ट्रैक बनेगा कि आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अगर कोई बुक, कोई कहता है सर और बुक भी, तो विल ड्यूरन का ये मैं फाइनली सजेस्ट करता हूँ। बहुत ही मेच्योर बुक है, क्योंकि ये बुक इसने 97 ईयर्स ऑफ एज में इसकी डेथ हुई तो ये लास्ट बुक लिखा, और उसके मरने के बाद इसके पोते ने पब्लिश करा है। तो 25 ईयर्स की एज में इसने एकेडमिक राइटिंग शुरू। तो 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से क्या ना कमाल के आइडियाज इसने लिखे होंगे। तो अब आप आइडिया भी लिखें और आखिर में उससे रेफरेंस देंगे, डॉक्टर विल्डूरन ने कहा है, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा यार क्या ना कमाल है। अक्सर इस पैरेंट थीसिस स्टेटमेंट को भी बिल्कुल मिल जाएगा। फिर थीसिस स्टेटमेंट को भी हल्के में लेते हैं यार। थीसिस स्टेटमेंट कुछ जो हमारे जैसे पास हो जाते हैं वो कहते हैं यार जरूरत ही नहीं है, मैंने प्रिपेयर नहीं की। भाई प्रिपेयर करें या ना करें, थीसिस स्टेटमेंट का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने स्टांस लेना है। अब आप ऐसे भी स्टांस नहीं लिया होता तो आप कैसे पास होते? तो अब आप किसी और को कहते हो कि आप, मैं कहूँ कि आप वोकेबलरी ना प्रिपेयर करें। भाई मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरी वोकेबलरी A लेवल O लेवल की है, तो मेरी तो वोकेबलरी मजबूत है। किसी ने जो इंटरमीडिएट की है उसका बैकग्राउंड कभी मजबूत नहीं रहा, अब उसको जुनून है कुछ करके देखने का, तो उसको आप क्यों कहते हो कि वोकेबलरी ना प्रिपेयर करें? तो आपने, मेरे कपड़े आपको नहीं आ सकते, आपके कपड़े मुझे पहनूंगा तो शोल्डर्स इधर उधर से होंगे यार, ठीक है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी कस्टमाइज प्रिपेयर करनी है। तो हर बंदे को अपनी कस्टमाइज, जिस तरीके से टेलरिंग हुए होते हैं क्लॉथेस, अच्छे लगते हैं, तो इसी तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी आपको सूटेबल लगती है। हाँ, मुझे कभी भी जो है टाइमिंग जो
क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में होती है, तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आई। तो हो सकता है दूसरे तो कभी पेपर ही, मैं जिंदगी में मेरा ये नहीं हुआ कि पेपर पूरा ना हो, कभी नहीं हुआ, हमेशा पूरा होता है। दूसरे का हो सकता है मसला हो। ठीक। तो हम हर बंदे का अपना तरीका, मैं कहूँ यार मॉक एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं, आप कहें यार ठीक है फिर नहीं देते, रिजवान ने भी नहीं दिए थे पास कर, भाई मेरा इश्यू ही नहीं है। ठीक है, आपका इश्यू हो सकता है। तो अपने इश्यूज को एड्रेस खुद करें, अपने लिए खुद चीजें डिसाइड करें। यार बेहतरीन बुक है, ट्रूली स्पीकिंग जितने बुक्स बताए वो भी बहुत ही बेहतरीन बुक्स थी। ये ग्रामर, ग्रामर में ना जाएं, सिर्फ पंक्चुएशन में जाएं, यार ये कमाल का बुक है। आप पंक्चुएशन यहाँ से रीड करें। और जो इंग्लिश का बुक है, एफएससी पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोर्ड का, जिसमें बटन बटन का पहला लेसन है, तो अगर आप डेली वहां से टोटल 4 लेसन पे करें, देखें उसमें एक्सेसिव गिरा वो जो है पंक्चुएशन यूज की, यहाँ से रूल्स पढ़ें और वहां पे आप देखें। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। अगर पाकिस्तानी किसी इधर उधर की पब्लिकेशन का बुक उठाएंगे तो 33 रूल्स ऑफ यार कामा होते हैं, फजूल के बुक होते हैं। अब पंक्चुएशन के ऐसे रूल्स थोड़ी होते हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट होता है यार जनरल, लोग पता नहीं उन बुक्स में चले जाते हैं। वोकेबलरी यार लोग, मैं अब किसका नाम लूं, एक बंदा है उसने हमारी तरह सीएसपी एक बुक बनाया हुआ है इतना मोटा सा, और आगे उर्दू में है। आप वोकेबलरी उर्दू में यार प्रिपेयर करे हुए, ये क्या आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हो? कब अभी प्रिपरेशन करोगे? ठीक है उसके बुक सही है, मैं कुछ चीजों में बताता हूँ कि वहां से हेल्प नहीं, बट आपने उसको तो अपने जो है बस सारा दिन आपका खुला हुआ होता है लाइब्रेरीज में। जब हम पढ़ते थे हैरत आती थी, अब उस वक्त कह भी नहीं सकते, अब भी नहीं कह सकते किसी को। अब वो कहेगा यार आपका क्या। तो वो बुक खोले, वहां से वोकेबलरी करते थे याद। यार ये क्या है? नेशनल एग्जाम के लिए आप बाकी लोगों के कम साथ compete करोगे, और आप इस तरीके से हल्के में ले रहे हो। और ग्रामर के लिए आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा यार, वो बुक मुश्किल है, रेनिन मार्टिन मुझे तो कभी पसंद नहीं आया, पता नहीं लोग क्यों उसमें घुसे हुए हैं। यार 100 साल हो गया, अच्छे से अच्छे राइटर्स आ गए, आप उसके पीछे पड़े हो। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन, 145 लेसन है, डेली 5 लेसन भी करें यार, एक लेसन 20 मिनट में होता है। तो आप जो है 100 लेसन जो है 20 दिनों में, और बाकी 45 लेसन, मतलब 29 डेज में आपका बुक पूरा हो जाएगा। 29 डेज में ये बुक पूरा होगा, एक महीने में 2.5 मंथ में वोकेबलरी साथ साथ चलती जाएगी, ये तमाम चीजें आपकी होगी। ठीक है। तो अब रेमन मर्फी है, यहाँ सजेस्टेड और बुक्स हैं जो एफपीएससी ने अपने सिलेबस में दिए हैं, यार वो बुक्स ही रीड करें या उस लेवल के हिसाब से। पंक्चुएशन के रूल्स, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन में आपने रूल रूल्स स्टडी करने हैं, और यहाँ से बटन बटन लेसन्स वगैरह ये आपने क्या करने हैं। यहाँ पे वोकेबलरी का यूज देखें कि देश कहाँ पे यूज किए, हाइफन कहाँ पे यूज किए। ठीक है, ये सेमी कोलन कैसे यूज होगी, कोलन कैसे होगी, कामा कैसे होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे होगा। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी कैसे होगा, फुल स्टॉप पीरियड कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ये बताएं। और ये ब्रुशअप योर इंग्लिश, तो मैं वैसे तो सजेस्ट नहीं करता लोकल बुक्स, पर ये है कि करेक्शन के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए बुक बेहतरीन। जिनको कभी प्रेस से मेंटोर्स की भी समझ में नहीं आती, ये बुक उठाएं, आहिस्ते आहिस्ते जिस तरीके से ये बुक आपको लेके जा रहा है उस तरीके से करें, 7 से 10 पैसे तक पहुंचेंगे, आप नंबर 1 हो जाएंगे प्रेस में। बट ये है कि जिस बुक से आप है उसी तरीके से उस बुक की आपने उंगली पकड़नी है, और उसी तरीके से आपने चलना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। मुझे कभी पैसे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इस जो में टीचर्स होते हैं बड़े स्पीड के साथ भी चलते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि पर आपने हमेशा कुछ, मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, याद रखें आपने आज इंटेंसिटी के साथ ना चलें, कंसिस्टेंसी। 10 घंटे आप आज पढ़ें, कल 8 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर गुम, जो भी करें कंसिस्टेंसी के साथ करें यार। 1 घंटा दें तो 1 घंटा डेली डेली डेली। चेंज बुलाएं तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाएं। ठीक है। इंटेंसिटी वाला देखें तो ये अक्सर कहते हैं ना कि जैसे मोटरवे पे होता है, देर से आना ना आने से बेहतर है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस करें, नॉर्मल चलें। ठीक है, तो ये बेहतर है। 50-50 एस्पायरेंट लाइब्रेरीज में, मैं अक्सर लाहौर में ब्रिटिश काउंसिल में बैठता था, क्योंकि बाकी लाइब्रेरीज कभी पसंद नहीं है। तो यार इतनी बुक्स लेके आते थे हम, 2 बुक्स लेके जाते, जो काम जो आज पढ़ना है यार उसको लेके जाओ, बाकी लोगों को दिखाना है क्या।
गधों की तरह यहाँ पे वजन रखा हुआ है। दूसरा ये कि आप कहें, कुछ एस्पायरर्स मुझे कहते हैं सर अब ये गारंटी नहीं कि हमारे पास, यार कौन, मुझे अपनी गारंटी नहीं है कि मैं बैठूंगा अटेम्प्ट में फिर पास होऊंगा। आपको कैसे गारंटी दूं। और कभी भी मंजिल नजर नहीं आती, ठीक है, आपको निकलना पड़ता है, आहिस्ते आहिस्ते चलना पड़ता है। फिर अगर आपको अभी कराची से लाहौर के लिए, क्या लाहौर का मीनार पाकिस्तान आपको नजर आएगा, आहिस्ते यार चलेंगे, रास्ता बनता जाएगा। अगर कहीं पे खराब होगा तो किसी गांव से निकल जाएंगे यार। एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स। ठीक है। और यार आपको सीधा रास्ता कभी नहीं मिलता, मंजिल की खूबसूरती उसकी मुश्किलात में होती है। ठीक है, जितना मुश्किल सफर है उसका कदर, उसका फ्रूट उतना ही मीठा है। प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ बट अ ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंड फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। उनको फेस करें और अच्छे तरीके से उनको लेके चलें। और आप देखें, राइटिंग का टोन अच्छा होना चाहिए यार। ये तमीरा सुहेन है, एक स्टूडेंट है, प्रोफेसर अपने को असाइनमेंट के बारे में लिख रही है, हेलो मेरियन, आय को कोई कैपिटल नहीं, सारी इनफॉर्मल राइटिंग, जो इसको रिलीफ मांगना था वो उसका सत्यानाश कर दिया। आपका भी जो एग्जामिनर है बड़ा सीरियस आपका ऑडियंस है, आपने उसको इस साथ में वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना। जिस तरीके से टोनी ने अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज किया, हे पीट, अरे पीट उसका उस्ताद है, उसको हे पीट व्हाट्सएप, आई नो आई एम नॉट डूइंग द बेस्ट, यू आर, इस तरीके से लिखते हैं। तो आपका टोन जो है, जैसे जुबान हम बोलने में कहते हैं ना कि आपको छांव में बिताती है, धूप में बिताती है, तो ये भी आपको आगे भी ले जाएगा और पीछे भी लेके आएगा। तो कभी भी आपने फॉर्मल टोन से इधर उधर नहीं होना। बाकी हम अपने ये तमाम टेस्ट वगैरह करते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही देखा है। तो ये हमारे जो है थीसिस वगैरह हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, ये कंटेंट आगे, ये तमाम चीज़ें। दूसरा ये कि जिस तरीके से इस भाई ने लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो वही बातें हैं, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। सिर्फ बातें हैं। ठीक है, हम कहते हैं यार इसकी कुछ लोग फेल होते हैं, वो कहते हैं सर मैं ग्रामर का मसला नहीं था, फिर भी मैं फेल हुआ। क्योंकि कभी आपको कंटेंट क्वालिटी का नहीं होता। यहाँ पे देखें, फर्दर मोर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड शुड डिमिनिश हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर जेंडर इक्वलिटी। हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करें ना, मकसद फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, आगे देखें इस चीज को प्रूव कर रहा है या नहीं। वुमेन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फेस अ पैथेटिक, ठीक है, ये होना चाहिए, कंडीशंस ऑफ हेल्थ ड्यू टू इनइफेक्टिव, ठीक है, प्लानिंग एंड होमवर्क। Therefore, the poor countries should make a long planning for the betterment of women's health and strictly follow it because political instability always presents in these countries. अब कहाँ से यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, ऊपर था। तो ये तो आपने यूनिटी को ही वायलेट कर दिया, हद कर दी। Owing to political instability, planning cannot sustain एट लॉन्ग टर्म्स। तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूनिटी को, भाई आप बताएं किस तरीके से डिमिनिश करें यार। आप काज वाला पैराग्राफ तो रही है, ये तो स्ट्रेटजीज वाला है, प्रोसेस बताएं। देयरफॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री मस्ट मेक स्ट्रांग, भाई वही बात, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब बोलना। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे जितना बोलो कहो मैं उतना बोल सकता हूँ, 10 मिनट तक, वो क्या बोलेगा यार, फजूल बोलेगा और क्या बोलेगा। तो यहाँ पे आपने भी, मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, वायलेशन ऑफ यूनिटी है, कंक्रीट प्लान ही आपने नहीं दिया। तो इसको हम वेफल कंटेंट कहते हैं, सिर्फ बातें। तो इसको आपने अवॉइड करना होता है, ये लिखा हुआ है मैंने, वेफल कंटेंट। ठीक है। और अब इतना सा पैसे का पैसेज है यार, इतू सा, उसमें इतनी गलतियां की गई हैं, तो वो छोड़ेगा कभी नहीं, वो फेंक देगा आपको। ठीक है। तो अभी ये वेबसाइट मेरी बंदे बनाओ, ये कहता कि वहाँ से हमारे सारे जो हैं आपको सब्जेक्ट्स के फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। अभी इंशाल्लाह बात करवाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये फीडबैक है वही जो एस्पायरेंट्स ने मोहब्बत के साथ दिया हुआ है। अभी इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, एवेल्यूएशन का सेशन भी है। परसों इंशाल्लाह वेडनेसडे से हमारा एसे का सेशन शुरू हो रहा है। और इंग्लिश एसे एंड प्रेस एंड कंपोजिशन की जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के साथ फी है, हमारी मिनिमम फी रखी हुई है हमने 10,000 दोनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है। और सिंगल सब्जेक्ट की जो है 7K है। इंग्लिश एसे इंशाल्लाह वेडनेसडे से शुरू होगा। अगर किसी को रजिस्टर होना हो तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। और
मैडम शगुफ्ता अपना नंबर शेयर कर रही है। मैडम काइंडली शेयर देम योर नंबर। मैं भी अपना शेयर कर रहा हूँ। तो जी मैडम, काइंडली अपनी माइक ऑन करें, गाइड करें एस्पायरेंट्स को, फिर इनके क्वेश्चंस को सेटल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह के एहसान मैडम। जी सर, मैं गाइड करती हूँ। बहुत सारे बच्चों की मैं ग्रुप में भी मैसेज देख रही होती हूँ कि आउटलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ऐसे बनाना है जैसे अभी सर ने आपको बताया। वो जो ग्रुप में आप बातें कर रहे होते हैं ना, उससे बातें हम करते हैं, उससे हम वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते बेटा। ठीक है? तो बुक्स जो सर ने अभी आपको सारी बताई हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ कुछ ही टाइम में मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट पे हम उनको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है? और अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्ट से। ठीक है? इसमें ना दो तीन तरह के सेशंस थे हमारे। एक इंग्लिश ग्रामर का था, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इशू आ रहा है, जैसे एसपीएससी के भी पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको इंग्लिश आती भी है या नहीं आती। ठीक है? तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनको एड्रेस करने के लिए हमने उनका पूरा ग्रामर का एक सेशन प्लान किया था। शायद उसके लिंक वगैरह सर ने आपके साथ शेयर किए होंगे। तो उसमें यह था कि अगर आपकी ग्रामर नहीं ठीक ना, तो आप फुल सेशन अटेंड करते थे, तो आपकी ग्रामर जो अभी सर ने बुक्स वगैरह बताई, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज और वो सारी ना, उन सब से वो चीजें बनाई गई थी और उन सब से आपके वो टेस्ट वगैरह होते थे, ताकि आपकी एवेल्युएशन हो सके। ठीक है? उसके बाद हम जब आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है, और फिर हम आपको लेके आते हैं ऐसे के सेशन में। ठीक है? ऐसे के सेशन में आपके जितने भी थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनको कवर करवाया जाता है। आपको डेली असाइनमेंट दी जाती है कि आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है? उस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है कि आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, किस किस तरह करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी सर ने एक पैराग्राफ दिखाया आपको, जिसमें यूनिटी को ही नहीं देखा गया। ठीक है? आपको बहुत अच्छी बुक्स जो सारी अभी यहाँ क्लास में बताई हैं, वो आपको शेयर भी की जाएंगी, और इन क्लास भी आपको उस पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपने अपने जो पेपर है, उसको दूसरे लोगों के पेपर से किस तरह डिफरेंट करना है और किस तरह यूनिक करना है। ठीक है? आपने किस तरह अपना जो ऐसे का मॉडल है ना, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है? जैसे सर ने भी बहुत अच्छी बात की कि किसी के कपड़ों में हम फिट नहीं हो सकते ना, वो हमेशा हमें लूज रहेंगे। तो इसी तरह जो अब आप कह रहे होते हैं कि हमें नोट्स दें, हमें ये करें, हमें वो करें, तो बेटा आपको नोट्स किसी के भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? किसी के नोट्स आप पढ़ के पास हो ही नहीं सकते, बहुत सिंपल सी बात है। एक ये तो एक बहुत ही अजीब चीज है जो एस्पायरेंट्स की हमें समझ नहीं आती, कि वो किसी के नोट्स क्यों लेते हैं। किसी के नोट्स लेके क्या हम पास हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है? और हम आपको ये बताएंगे आपने अपने ऐसे के थीम्स को कैसे कवर करना है, उस पे आपकी अपनी प्रैक्टिस करवाएंगे ऑन क्लास। आपके सामने जूम पे आपकी वैल्यूएशन होगी, आपके सामने आपकी मिस्टेक्स चेक होंगी। ठीक है? आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चला जाएगा कि मतलब लाइक अगर उसकी आउटलाइन है ना, तो आपको आउटलाइन बनानी सिखाई जाएगी। अपना जो सर का ऐसे है वो क्लास में शो किया जाएगा कि किस तरह आउटलाइन बनानी है। फिर थीसिस स्टेटमेंट में अभी सर ने बुक बताई आपको, फिर उस बुक पे आएंगे, फिर थीसिस स्टेटमेंट बनाना बताएंगे। इस पे आपको टेस्ट मिलेंगे किस किस तरह थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है? उसके अलावा कंप्लीट बॉडी पैराग्राफ और कंप्लीट जो ऐसे है ना, वो आपको उसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसमें मॉक वगैरह भी इंक्लूड होंगे इंशाल्लाह, और आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको एसपीएससी और सीएसएस के लिए किसी से ऐसे में परेशानी जो है ना, वो नहीं आएगी। ठीक है? आप वोवल एग्जाम्स की भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं और सीएसएस की भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको इश्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो दोबारा आपको किसी से ये कहने की जरूरत नहीं आएगी कि ऐसे जो है ना वो हमें स्ट्रेस दे रहा है और ऐसे के हमारे पास ना नोट्स नहीं है। ठीक है? उसके अलावा जो प्रेसी है, प्रेसी का पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने उसका सारा पेपर कर भी लिया है ना, और आपकी प्रेसी ही नहीं ठीक, ठीक है, एग्जामिनर आपको 8 नंबर देके प्रेसी से आउट कर देगा। जब वो प्रेसी ही आपकी नहीं उस पे वो असर डाल रही, तो फिर आप बाकी जितना भी अच्छा करेक्शन वगैरह वो करके जाएंगे तो कोई असर नहीं डालेगा उस पर। ठीक है? तो बेहतर है आप अच्छे टीचर्स के पास जाएं और अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह है ना, उनको अवेल्युएट करवाएं। इसके अलावा हमारा वैल्यूएशन का सेशन है
मैं उसका एडवर्टाइज आपके साथ शेयर कर दूंगी कि वो किस तरह हम प्लान कर रहे हैं। उसमें हमारी ट्रांसलेशंस, प्रेसेस, ऐसे वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है। आपने उनमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसमें आपके जो, अगर आप कहते हैं कि आपका ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप हमारा वैल्यूएशन वाला सेशन जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपकी जितनी भी एसेज हैं उनको वैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। वो नंबर ऑफ एसेज, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग उस पे मेंशन होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन करना है, मैं इंशाल्लाह इन ग्रुप भी वो शेयर कर दूंगी कि कितने कितने उसमें मेंशन होंगे, और फिर आप उस हिसाब से अपनी एवेल्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, आपकी जो ऐसे स्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन है, देन आप एवेल्यूएशन वाले सेशन को ज्वाइन करें। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आप वॉयलेट कर रहे हैं यूनिटी वगैरह को, या आप उसमें कोहेरेंस नहीं है, तो बेटा कंटेंट एंड फॉर्म पे काम करें कि कंटेंट और फॉर्म अगर अच्छा होगा ऐसे का ना, तो फिर वो डिजायरेबल है, अदरवाइज डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी इशू है तो फिर आप ऐसे का सेशन ज्वाइन करें, अगर इशू नहीं है फिर आप वैल्यूएशन का सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। इस पे आपकी वो सब कुछ वैल्यूएशन होगी, आपको जूम पे आपके सामने आपकी चीजें, आपको एक एक वर्ड टू वर्ड रीड करके आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जाएगा, और आपको ऑन स्पॉट फीडबैक दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने करेक्शंस करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका एसपीएससी हो या सीएसएस हो, वो आपके लिए कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। गाइस अपनी माइक ऑन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी जी, रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब चैनल एंड शेयर इन अ ग्रुप। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा अपनी आउटलाइंस वगैरह। और कोई क्वेश्चन? जी बलोच, टर्न ऑन योर माइक। सर, इस सेशन में फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ा लेंगे? क्या? इसमें कवर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोलते हाँ हैं। डियर, वो हमारा बेसिक ग्रामर का सेक्शन होता था, बट बिजी बहुत हूँ तो वो सेक्शन हम नहीं चला रहे। बट ये यूट्यूब पे आहिस्ते आहिस्ते ये वीडियोस आ जाएंगी जो हमारे अच्छा, सेक्शन में थे। तो अभी मैंने ठीक प्रोनाउन तक वो रख दिए हैं, तो कल इंशाल्लाह वो एडजेक्टिव वाला रखेंगे। है। नहीं सर, वो जो सेशन आप करवा रहे हैं जो चार्जेस है 10,000, उसमें इंक्लूड होगी उसमें यार पार्ट्स ऑफ वो, स्पीच? उसमें फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है ना। वो उसमें इंस्ट्रक्टिव सेंटेंस पे हम 2 दिन दे रहे हैं, बट वो बेसिक्स इतनी अगर हम उसमें रखेंगे तो फिर नहीं चल पाएंगे पूरे हिस्से पे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच मुश्किल तो नहीं। Sir, I have a question. May I ask you? यस डियर, व्हाई नॉट। सर, मैं वैसे एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, बीएस कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और अभी मेरा 7th सेमेस्टर बस फरवरी के स्टार्ट में स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हिस्सा पार्टिसिपेट करूँ, तो उसके लिए मुझे पहले से किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अपनी अंग्रेजी पे फोकस करें डियर, और सबसे पहले अपनी डिग्री पे फोकस करें। अच्छे तरीके से डिग्री निकालेंगे, दैट्स इटसेल्फ अ मोटिवेशन कि आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, उसके लिए वो इंशाल्लाह वो तो सही चल रहा है, लेकिन फिर जब आप बोल रहे हैं कि अंग्रेजी के लिए, तो उसके लिए कोई रेन और मार्टिन के अलावा कोई और बुक को आप सजेस्ट करना चाहें? इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन, ये बेहतरीन बुक है। और माइकल सॉन के बुक हैं, बहुत सारे एफपीएससी के 4 5 6 बुक्स दिए हुए हैं, कोई भी उठा लें। बट ये है कि बाहर क्या तरीका। जी, दुआ, टर्न ऑन योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह के सान। सर थैंक यू सो मच गाइडेंस के लिए।
मुझे सर ये करना था कि हम अपना सीएसएस में मोटिवेशन कैसे लाएं। अब लाइक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सिंस 2 इयर्स, लेकिन मैं खुद को मतलब नहीं कर पा रही इसके अकॉर्डिंगली मैनेज। तो क्या करना चाहिए कि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम सीएसएस कर लें। लाइक हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ी, फिर हमने मतलब रीडिंग कर ली, नोट्स बनाए तो अब सब्जेक्ट्स की वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो एक चीज नहीं होती उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करें कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, हम सीएसएस कर लें क्योंकि सर मुझे लगता है ये मोटिवेशन ही सबसे मुश्किल होता है। पहले तो आपको ये होना चाहिए कि आप ड्रीम है ना thesis। काइंडली आप माइक ऑफ करें, ये शोर हो रहा है तो मैं आवाज जवाब दे दूँ। तो सबसे पहले आपका जो ड्रीम होता है वो आपको फील हो कि वाकई आपका ड्रीम है। अगर वो आपका ड्रीम नहीं है, कुछ लोग जस्ट वो जो है सीएसएस देते हैं, तो उनकी मोटिवेशन में, और जिनका जो है लाइफ एंड डेथ है ना, मतलब वो चाहते हैं कि हमें हमने किसी भी सूरत में ये करनी है, तो उनकी मोटिवेशन में तो फर्क होगा। जाहिर सी बात है, जो एंड गोल है उसकी इम्पोर्टेंस डिसाइड करती है कि आपको कितनी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो अब ये बात है कि आपने पहली बात तो उसको, ड्रीम को जो है ना, पहली बात रियलिटी है, अचीव हो सकता है। कोई सीएसएस मुश्किल नहीं है यार, अल्लाह की कसम, सीएसएस मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने पहले तो ये मान लें कि ये आसान है, 6 से 8 घंटे देने से हो सकता है, और अचीव करना है किसी भी सूरत में। अटेम्प्ट देंगे, तैयारी करके देंगे, मॉक एग्जाम दे के देंगे, अपियर होंगे, इससे डरना नहीं कि गिरेंगे। शाह सवार हो सकता है गिर जाओ, हालात ऐसे बन जाएं, किसी सब्जेक्ट में मसला आ जाए, फिर आपने क्या करना है, अटेम्प्ट दे के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, उठ जाना है, तैयारी करनी है। रिजल्ट जो भी आए कोई मसला नहीं, पास होगा तो ये इंटरव्यू में हेल्प मिल जाएगी इतने महीने पढ़ने का, नहीं फेल होंगे तो आपको ये दुख नहीं होगा मैंने टाइम वेस्ट किया, कंसेप्टिव अटेम्प्ट में चले जाएंगे। मैंने भी पहला अटेम्प्ट फेल किया था, और वो एक सब्जेक्ट फेल हुआ था जो सबका होता है शुरुआत में, इंग्लिश एसे का। वो क्यों हुआ था कि मैंने इशू बेस्ड पे नैरो चल रहा था, मैंने कहा चलो गेम चल जाएगी, ठीक है, बट ऐसे नहीं होता। दूसरे दिन मैंने, जुमा था, रात को 8 बजे रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैं नमाज वगैरह पढ़ी, डरे हुए थे। एक, फिर मैंने कहा यार जैसे हर बंदे का एक रिलीजियस एलिमेंट होता है, उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट का पता लगा। फिर दूसरे दिन मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाना था, मुझे मैसेज आया कि यहाँ पे 4 बजे फैमिली इवेंट है, 2 बजे 1:30 बजे नमाज होती है यूजुअली, तो 1 बजे बंदा वैसे भी नमाज के लिए निकलता है, खाना शाना खाए तो आएगा तो 3 बजे तो ये उठाएंगे क्योंकि ये अपना डेकोरेशन वगैरह करेंगे। लाइब्रेरी 10 बजे ओपन होती है। अब 3 घंटे रात को अटेम्प्ट में फेल हुआ हूँ, और सुबह जुमा है, 3 घंटे लाइब्रेरी में क्या पढ़ाई होगी यार, रोएंगे और क्या करेंगे। आंखों से आंसू ना निकले तो दिल से आंसू तो निकलते। फिर भी मैं गया। ये नहीं कि मैं कोई तुरम खान हूं, बट ये खुद को बताने के लिए यार हो गया ना, वो रात गई बात गई, अब आगे बढ़ने, ठीक है। क्या पढ़ा होगा मुझे याद आ रहा है, सिर्फ डान ही पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, कोई चीज नोट नहीं की, किताब निकाल के सिर्फ टेबल पे रखी, बट खुद को फील कराया यार कि आगे चलना है ना। बस ये हो गया ना, फेल हो गया, रोना धोना, रात हो गई ना, रात को 3 बजे तक नींद नहीं आई, 4 बजे तक नींद नहीं आई, उसके बाद नींद आ गई, कैथारसिस यही है, ठीक है। अगर हमने इस से बदला लेना है तो वो पढ़ के बदला ले सकते हैं, अचीवमेंट से बदला ले सकते हैं, तो ये आपको मोटिवेशन मिल सकती है इस तरीके से। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन, काइंडली जिसने हैंड रेस किया है माइक ऑन करे। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाँ। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है कि ये क्वांटिटी ऑफ ऐसे वो तकरीबन सभी लिख लेते हैं, ये क्वालिटी ऑफ ऐसे ये हम कैसे लिखें? कुछ एक तो ग्रामर है, एक तो राइट ये रीडिंग है, इसके अलावा कुछ और तरीका कोई हो जैसे हम क्वालिटी ऐसे लिख पाए अपना। यार जितनी रीडिंग उस टॉपिक पे करोगे उतनी क्वालिटी लिखोगे। अक्सर एस्पायरेंट्स इतनी रीडिंग नहीं करते तो क्वालिटी नहीं लिख पाते ना। तो आपने बहुत सारे बुक्स रीड करने होते हैं उस टॉपिक पे, रिसर्च पेपर से रीड करने होते हैं। जब आप इतना अपने अंदर जो है क्वालिटी आइडियाज डेवलप नहीं करते तो निकलते भी नहीं। तो क्वालिटी कंटेंट्स वहां से आता है, पढ़ने से आता है।
तो हमेशा पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो लिख भी अच्छे तरीके से पाओगे। तो ये हमेशा जितना आपकी इंग्लिश को अच्छे तरीके से सुनोगे तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, जितना आप पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, तो फिर राइटिंग अच्छी बनेगी। ये एक उनका काज एंड इफेक्ट है। तो आपने रीडिंग ज्यादा करनी है जी। अच्छा, शुक्रिया सर, यही मेरा सवाल था। ओके शुक्रिया। जी। जी, किसी और ने हैंड रेस किया? मुबशरा जी, काइंडली टर्न ऑन योर माइक। जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, मुबशरा है, बख्तावर है। जी सर, मुझे पूछना था कि ऐसे पहले हम लोगों ने कैसे, मतलब उसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, पहले पॉइंट्स बनाने होते हैं? क्या मतलब? पहले पॉइंट्स बनाने होते हैं जब स्टार्ट करना है हमने ऐसे राइट करना, तो पहले पॉइंट्स बना के लिखने हैं उनके, एंड देन हमने उन पॉइंट्स को स्टार्ट करना है लिखना। आउटलाइन, जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन, जी जी सर, आउटलाइन। आउटलाइन लिखें, पहले आपने आउटलाइन लिखें। तो फिर जी जी। तो मैंने ये इस तरीके से भी किया था। दोनों चीज़ें सही हैं। आपने आउटलाइन रफ लिख ली, आखिर में फेयर कर लें, तो पहले फेयर करें, Okay. कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ता, बट आपने आउटलाइन पहले डिसाइड करनी होती है जी। जी, बेस्ट इफेक्टिव ज्यादा क्या होता है, कौन सा वाला? बेहतर है कि पहले आउटलाइन लिख के फेयर करके जान छुड़ा लें। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, बता। सर मैंने ये पूछना है कि जब हम लोग, मैं जब प्रेसी कर रही होती हूँ या करंट अफेयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही होती हूँ, तो सर वो उस चीज़ से ना मेरा टाइम बहुत लग जाता है, या उससे पहले जो मैं स्टडी कर रही होती हूँ। तो मैंने ये पूछना है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज करें। अगर अब जितना एक दिन का जो मैंने टारगेट सेट किया होता है ना, वो उसको अगर अचीव करूँ तो वो स्लो स्लो हो रहा होता है, वो मतलब पूरा नहीं होता, तो फिर उससे थोड़ी डीमोटिवेशन हो जाती है। पहली बार जब आप वोकेबलरी याद करोगे ना, आपको एक बार 10 मिनट से ज़्यादा लेके जाएगा। जब दूसरी बार रिपीट करोगे ना वोकेबलरी उसी बुक को, तो एक वर्ड आपका कोई 1 मिनट लेगा, कोई 2 मिनट लेगा, कोई 5 मिनट, कोई 30 सेकंड लेगा। तो जितनी चीज़ें बार बार करोगे प्रैक्टिस ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ है वो ऊपर करेगा। तो आपने बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम हर जो भी चीज़ करते हैं उसमें टाइम लगता है। आप अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐप भी यूज़ करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। जब आप बार बार यूज़ करते हैं वो आपकी रूटीन बन जाती है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं, तो बार बार करें। और किसी को कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह परसों हमारा सेशन शुरू होगा 8 बजे, और मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशन का टाइम होता है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, काइंडली ही और शी कैन कांटेक्ट विथ मी। मैडम शगुफ्ता, दोनों का नंबर है। अगेन आई एम शेयरिंग माई नंबर। मैडम शगुफ्ता इज आल्सो sharing his or her number, or sharing her number. Okay guys, take care. अल्लाह हाफिज। अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग नाउ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।